Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today in my lecture I am going to discuss the biographical notes of all the English poets. जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास जो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की इंग्लिश की बुक है सिन टेक्स्ट की, उसके एंड में कुछ बायोग्राफिकल नोट्स के हेडिंग से पोइट्स, इंग्लिश पोइट्स और उनकी हालात ज़िंदगी, उनकी स्टोरी ऑफ लाइफ के बारे में लिखा होता है। और हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर पोइट्री को तो पढ़ते हैं, लेकिन उन एंड के जो है वो बायोग्राफिकल पॉइंट्स होते हैं उनको नहीं पढ़ते हैं, जबकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और उनसे एमसीक्यूज़ जो है वो बन रहे होते हैं। ठीक है। और इस साल जैसे कि आप जानते हैं कि 50% एमसीक्यूज़ आएंगे, तो ये बहुत चांसेस हैं कि बायोग्राफिकल नोट्स से या स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ पोइट्स से जो है वो अच्छे खासे एमसीक्यूज़ निकल सकते हैं। तो और वैसे वो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है, तो मैंने क्या किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैंने हर पोइट के बारे में निकाली हैं जिनसे एमसीक्यूज़ आस्क किए जा सकते हैं, और उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर जो है वो डिस्कस करूँगा। जैसे आप इस लेक्चर को देखिएगा तो इंशाल्लाह जो है वो आपके आगे जाकर अगर यहाँ से एमसीक्यूज़ बनते हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए जो कि जून जुलाई में होने वाले हैं, तो फिर आपको इंशाल्लाह इस पर जो है वो कोई डाउट नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पोइट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ये वो पोइट हैं जिनकी फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में हमारी जो है वो पोइट्री मौजूद है। फर्स्ट ईयर की पहली नज़म भी विलियम शेक्सपियर की है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, और सेकेंड ईयर की फर्स्ट पोम वो भी विलियम शेक्सपियर की है, द सेवन एजेस ऑफ मैन। ही वॉज बॉर्न इन 1564 AD एंड डाइड इन 1616 AD। और कहाँ पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में। अच्छा, चूँकि सारे के सारे चूँकि इंग्लिश पोइट्स हैं ना, तो इंग्लिश पोइट्स हैं सारे के सारे इंग्लैंड की किसी न किसी सिटी में या विलेज में पैदा हुए होंगे, तो मैं कंट्री मेंशन नहीं कर रहा किसी भी पोइट के लिए। तो ये स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में इंग्लैंड में पैदा हुए, और आगे जाकर जब बड़े हुए तो उनकी शादी हुई एनी हैथवे से। एनी हैथवे वॉज द वाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर। हाँ, विलियम शेक्सपियर का ताल्लुक़ खुद आप जानते हैं एलिज़ाबेथन एरा से था। ग्रेटेस्ट एलिज़ाबेथन पोइट थे ये, क्वीन एलिज़ाबेथ द सेकंड, नॉट द सेकंड, द फर्स्ट, इनके दौर में जो है वो रीन करती थी इंग्लैंड में। तो 1623 में उन्होंने जितने भी प्लेस लिखे हैं, 16 प्ले राइट भी थे, पोइट भी थे। तो अच्छा, वैसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट जो है वो विलियम शेक्सपियर को प्ले राइट के तौर पे ज़्यादा जाना जाता है बनिस्बत पोइट के। तो उनके जितने प्लेस थे उनका कंप्लीट एडिशन 1623 में पब्लिश हुआ, जिसको द फर्स्ट फोलियो कहा जाता है। इट वाज द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेस। जॉन ड्राइडन जो एक अजीम शायर और क्रिटिक और नक़ाद थे लेट 17th सेंचुरी के, तो वो समझते थे विलियम शेक्सपियर को सुप्रीम अमंग इंग्लिश राइटर के, सबसे ग्रेटेस्ट जो इंग्लिश पोइट हैं। तो ये ड्राइडन जो थे ग्रेट पोइट और क्रिटिक, वो विलियम शेक्सपियर को एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर के तौर पे देखते थे और उनको बताते थे। और विलियम शेक्सपियर ग्रेटेस्ट प्ले राइट थे इंग्लिश लैंग्वेज के, जैसे मैंने आपको बताया, और उसके साथ साथ वो एक्टर भी थे और स्टेज ड्रामों वगैरह में एक्टिंग भी किया करते थे। तो ये एज आ बीइंग अ प्ले राइट इनकी एक और एक्स्ट्रा स्किल थी कि वो एक्टर थे। कुछ इनके मशहूर प्लेज में से एक एज यू लाइक इट है, जिसकी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में हमारी पोम है। ये दोनों पोम्स जो है वो एज यू लाइक इट से ही लिए गए हैं। एक्ट 2 सीन 5 से लिया गया है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, और एक्ट 2 सीन 7 से लिया गया है द सेवन एजेस ऑफ मैन। देन मैकबेथ है, हैमलेट है, उस तरह ओथेलो है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, रोमियो एंड जूलियट है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो मशहूर प्लेस हैं विलियम शेक्सपियर के। सो एटलीस्ट दीज पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर अबाउट विलियम शेक्सपियर, जिनसे एमसीक्यूज आस्क किए जा सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पोइट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट में इनकी दो नज़में मौजूद हैं, लूसी ग्रे एंड सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ठीक है, तो एक लूसी ग्रे है और एक सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है, और ये दोनों फर्स्ट ईयर में मौजूद है। जिसमें से सोनेट जो है वो तो हमारा रेडियो सिलेबस से हट चुका है, मतलब रेडियो सिलेबस के अंदर नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में तो हम लूसी ग्रे पढ़ते हैं इनकी, और सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं द सॉलिटरी रीपर। 1770 में पैदा हुए हैं, 1850 में जो है उनकी डेथ हुई। कहाँ पैदा हुए थे? कोकर माउथ में पैदा हुए थे, लेक डिस्ट्रिक्ट में। एक डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पर एक झील थी, बड़ा खूबसूरत एक इलाका इंग्लैंड का, लेक डिस्ट्रिक्ट, उसमें एक गांव था कोकर माउथ, जहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुए। तालीम उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की,
कैम्ब्रिज से तालीम हासिल करने के बाद ही स्पेंट अ ईयर इन फ्रांस, वो फ्रांस चले गए। और उस वक्त फ्रांस में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो चल रही थी, इनकलाब फ्रांस का दौर था, और उनकी बड़ी हमदर्दी हासिल थी रेवोल्यूशनरीज से। जो वहाँ पर इनकलाबी लोग थे वो बड़ी हमदर्दी उन्होंने दिखाई विलियम वर्ड्सवर्थ से। लेकिन ये हमदर्दी उन्होंने ख़त्म कर दी जब ये इनकलाब आगे जाकर लेकर आया एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। जब एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट लेकर आया, मतलब अगरचे जो इनकलाब फ्रांस था वो फ्रांस में मौजूद लुइस बादशाह की बादशाहत को ख़त्म करने के लिए था और डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने के लिए था। लेकिन उसी इनकलाब के बाद फाइनली जो है वो फ्रांस में दोबारा से एक तरह से टोटलिटेरियन गवर्नमेंट आ गई, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो इसका एम्पायर बना, और उसके बाद वॉर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हुए। और आप जानते हैं कि नेपोलियन ने बहुत सारी जंगें की जिसमें उसको फतवाहत मिली। उसके बाद क्या है कि वो विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके एक दोस्त हैं कोलेरिज, ये कोलेरिज भी एक बड़े इंग्लिश के शायर थे। विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलेरिज को हम कलेक्टिवली लेक पोइट्स कहा करते हैं। वाई दे आर कॉल्ड द लेक पोइट्स? बिकॉज दे यूज टू राइट मैनी थिंग्स अबाउट अ लेक। तो लेक के बारे में काफ़ी ज़्यादा ये हैं लिखा करते थे। तो कोलेरिज और उनके दोस्त विलियम वर्ड्सवर्थ उन्होंने मिलकर पब्लिश किया लिरिकल बैलेट्स 1798 में। लिरिकल बैलेट्स वाज द ग्रेटेस्ट कलेक्शन ऑफ रोमांटिक पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कोलेरिज। अच्छा, इस लिरिकल बैलेट में कोलेरिज का सिर्फ एक ही नज़्म मौजूद थी जिसका नाम था द एंशिएंट मरीनर, और इसके अलावा जितनी भी पोम्स थी इसमें वो सारी के सारी विलियम वर्ड्सवर्थ की थी लिरिकल बैलेट्स में। तो ये लिरिकल बैलेट्स जो था वो कलेक्शन भी आप कह सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्रीज का। बैलेट्स किसे कहते हैं? द सॉन्ग्स वगैरह जिसमें ओल्ड सॉन्ग्स उन्हें बैलेट्स कहा जाता है। हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोम, उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी विलियम वर्ड्सवर्थ ने जिसका नाम था द प्रील्यूड, और ये प्रील्यूड उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी जो नज़्म की सूरत में थी वो 1850 में पब्लिश हुई। और आप जानते हैं कि ये रोमांटिक पोइट में सबसे बड़ा नाम जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का ही है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोइट। जब उनकी मौत हुई तो उनकी मौत के बाद उनको लेक डिस्ट्रिक्ट में दफन किया गया, मतलब जहाँ वो पैदा हुए लेक डिस्ट्रिक्ट में वहीं पर उनको दफन भी किया गया। ही वॉज बॉर्न एंड डाइड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। ओके, देन एक और हमारे पास पोइट्स हैं, दैट इज़ ग़ुलाम अली अलाना, जिनको जी अलाना हम कह सकते हैं। इन शॉर्ट ही वॉज अ पाकिस्तानी पोइट, और इन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में नज़में इनकी मौजूद हैं। दोनों की लास्ट नज़म इनकी है बिकॉज ये मॉडर्न एरा के शायर हैं। तो लास्ट नज़म जो है वो फर्स्ट ईयर की है, आई हैड रीच्ड योर डोर स्टेप, रिटन बाय ग़ुलाम अली अलाना, जिसमें द इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान मौजूद है। इन द सेकेंड ईयर में जो लास्ट पोम है द लॉस्ट स्टार, एंड इट वाज अबाउट द लॉस्ट हेरिटेज ऑफ द मुस्लिम्स। ये ग़ुलाम अली अलाना की लिखी 1906 में पैदा हुए और 1985 में 1995 में इनकी डेथ हुई, और कराची में पैदा हुए थे, हमारे अपने शहर कराची में इनकी पैदाइश हुई। और अब इनके बाद इनके काफ़ी सारे ओहदे रहे हैं जो MCQs में आस्क किए जा सकते हैं, चूँकि ही वॉज अ वेरी ग्रेट ब्यूरोक्रेट एंड डिप्लोमेट ऑफ पाकिस्तान। तो शुरू में वो जनरल सेक्रेटरी लगे सिंध मुस्लिम लीग के, उसके बाद वो फाइनेंशियल सेक्रेटरी बन गए ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उनकी प्रमोशन हो गई। उन्होंने मेयर ऑफ कराची के तौर पे भी सर्व किया, कराची के मेयर भी रह चुके हैं ये, और वो एक मेंबर थे वेस्ट पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के, मगरबी पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, कानून साम असेंबली, उसके एक मेंबर थे। और उन्होंने कराची में फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को कायम किया, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसकी जो गवर्निंग बॉडी में ये रहे 9 साल तक, उसकी गवर्निंग बॉडी का पार्ट रहे ये। 1956 में उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स जो ब्रसेल्स बेल्जियम में मौजूद है, इसका प्रेसिडेंट या इसका सदर बनाया गया, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी बने ये पोएट्स लॉरेट इंटरनेशनल, जो कि पोएट लॉरेट को सिलेक्ट करती है इंग्लिश पोइट्री के अंदर। तो पोएट लॉरेट इंटरनेशनल के वाइस प्रेसिडेंट इनको मंतखब किया गया, विच डेजिग्नेटेड हिम एज पोएट लॉरेट एंथोलॉजिस्ट, और इसी पोएट लॉरेट इंटरनेशनल ने उनको डेजिग्नेट किया, उनको ओहदा दिया पोएट लॉरेट एंथोलॉजिस्ट का। ठीक, एंथोलॉजिस्ट किसे कहते हैं कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो तमाम शायरी को लिखता है। तो इनको पोएट लॉरेट एंथोलॉजिस्ट की डेजिग्नेशन जो है वो दी गई विलियम उनको, दैट इज़ ग़ुलाम अली अलाना को।
1962 में 1962 में ये इकोनॉमिक कमेटी, जनरल असेंबली की जो इकोनॉमिक कमेटी थी यूनाइटेड नेशंस की, उसके वाइस प्रेसिडेंट बने। और बाद में वो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसके चेयरमैन भी इलेक्ट हुए 1975 और 76 के दौर में। UNCHR जिसको हम कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसके चेयरमैन ये गुलाम अली अलाना रहे। तो ही हैज़ अ वेरी वाइविड कैरियर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ग़ुलाम अली अलाना का जो करियर था वो बहुत ज़्यादा ब्राइट था और बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक इनका जो है वो करियर मौजूद था। और काफ़ी सारे इदारों के ये सदर रहे, फाउंडर रहे, प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो ग्रेट, वाकई में ग्रेट एक पर्सनैलिटी पाकिस्तान की। एंड ही वॉज ग़ुलाम अली अलाना, जिन्होंने आपकी नज़में आखिरी की दोनों लिखी। ठीक है, तो MCQs में ये कुछ भी आपसे आस किए जा सकते हैं, तो एटलीस्ट ये सारे पॉइंट्स अपनी जहन नशीन करें, अपने जहन में रखें। ठीक है। देन आर्थर हचक्लफ। आर्थर हचक्लफ जो थे, ही सेकेंड ईयर में उन्होंने आपकी एक नज़म लिखी है, दैट इज़ से नॉट द सिकल नॉट अवेलेथ, इन विच ही इज़ डिस्क्राइबिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रगल एंड नॉट टू गिव अप। 1819 में पैदा हुए, 1861 में इनकी वफ़ात हुई। तो वो लिवरपूल में पैदा हुए थे, इंग्लैंड के शहर लिवरपूल में एक। ठीक है, तो एक तो हमारे पास फुटबॉल क्लब भी है लिवरपूल के नाम से। और एजुकेटेड ये कहाँ तालीम हासिल की उन्होंने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। उन्होंने मदद की फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, नाम जानते होंगे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, जदीद नर्सिंग की बानी, जिन्होंने क्रीमियन वॉर के अंदर बड़ा एक काम किया, द लेडी विद द लैम्प भी जिनको कहा जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बहुत ज़्यादा मदद की आर्थर हचक्लफ ने। और 42 साल की एक अर्ली एज में ही जो है वो आर्थर हचक्लफ की जो है वफ़ात हो गई और वो इंतकाल फरमा गए। ठीक है, तो ये जस्ट ये 3 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एमिनेंट पॉइंट मैथ्यू आर्नल्ड। उनके एक बड़े करीबी दोस्त थे और वो भी एक मशहूर शायर थे, जिनके शायर थे, जिनका नाम था मैथ्यू आर्नल्ड। तो जब उनकी मौत होती है आर्थर हचक्लफ की, तो मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो एक एलिजी, एक मरसिया लिखते हैं अपने दोस्त की वफ़ात पर, जिसका नाम है थायड्सिस। तो थायड्सिस क्या है? थायड्सिस इज़ एक्चुअली an elegy written by Arthur Hutchcliffe on the demise of, written by Matthew Arnold on the demise of Arthur Hutchcliffe। ठीक है। नेक्स्ट पोएट हमारे पास हैं जो सेकेंडरी में जिनकी शायरी हमारे पास है, दैट इज़ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने लिखा है लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगोनिस्टिस, जिसमें सैमसन एगोनिस्टिस की ताकत के बारे में दिखाया गया और किस तरह से उनकी मौत होती है और किस तरह वो अपने दुश्मनों को मज़ा चखाते हैं। लेकिन आप सब ने ये नज़म पढ़ी होगी, लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगोनिस्टिस। तो ये सेकेंड ईयर में मौजूद है, जॉन मिल्टन की लिखी हुई है। जॉन मिल्टन जो 1608 में पैदा हुए और 1674 में उनकी वफ़ात होती है। लंदन में पैदा हुए थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम हासिल की। इंग्लिश और लैटिन दोनों लैंग्वेजेस में उन्होंने जो है वो शायरी की। अंग्रेज़ी ज़बान में भी शायरी की, लातिनी ज़बान में भी उन्होंने शायरी की। और उन्होंने जो एपिक लिखा, एपिक एक लॉन्ग पोम को हम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एन एपिक। तो जो एपिक उन्होंने लिखा पैराडाइज लॉस्ट के नाम से मशहूर है वो, और वो पब्लिश हुआ था 1667 में, पैराडाइज लॉस्ट। और पैराडाइज लॉस्ट जो है वो सिर्फ वाहिद एक ट्रू एपिक है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ एक ही एपिक लिखी गई है, जैसे दैट इज़ कॉल्ड पैराडाइज लॉस्ट, बट इट कैन स्टैंड वर्थली बिसाइड द अदर ग्रेट एपिक्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। लेकिन ये इस लायक है कि इसको हम रख सकते हैं दुनिया आलमी अदब की तमाम बड़ी और एपिक्स के साथ। तो ये जॉन मिल्टन का एक बड़ा कारनामा था, इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने एक एपिक लिख कर दिया, दैट इज़ पैराडाइज लॉस्ट। 1671 में उन्होंने 2 और कलेक्शंस जो है वो पब्लिश किए। एक का नाम था पैराडाइज रीगेन्ड। द पैराडाइज लॉस्ट में पैराडाइज या जन्नत का जाना इसका तस्करा था, और पैराडाइज रीगेन्ड में दोबारा जन्नत का हासिल हो जाना। पैराडाइज रीगेन्ड लिखा और उसके साथ साथ सैमसन एगोनिस्टिस उन्होंने लिखा। सैमसन एगोनिस्टिस के बारे में आप जानते हैं, इसी की जो है कुछ लाइंस हम पढ़ते हैं अपनी सेकेंड ईयर की पोम में, जिसमें द डेथ ऑफ सैमसन के बारे में तस्करा है। ही वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर एक एलिज़ाबेथन पोइट थे इंग्लिश, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इससे, काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थे इनसे। और अपनी बुढ़ापे की एज में जॉन मिल्टन जो है वो ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे। ठीक है, तो ये सब जॉन मिल्टन के बारे में बात मैंने बताई आपको, तो इसके स्क्रीनशॉट में अगर आप ले लें, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, और कॉपी में नोटबुक में लाजमी इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को आप लिख लें, ताकि आप बार बार रिवाइज जब आप करें ना आपको जहनों में सामने रहे।
पर्सी बिश शैली। पर्सी बिश शैली, ही इज़ वन ऑफ ऑल्सो द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट। आप जानते हैं 4 रोमांटिक पोइट्स हैं, बहुत मशहूर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, शैली, एंड द नेक्स्ट वन इज़ लॉर्ड बायरन। तो एक उनमें से शैली हैं जिन्होंने लिखी है म्यूज़िक व्हेन शॉर्ट वॉइसेस डाई फॉर सेकेंडरी इंग्लिश। ठीक है, तो उन्होंने म्यूज़िक व्हेन शॉर्ट वॉइसेस डाई को लिखा है, जो सेकेंडरी की शायरी है। 1792 में पैदा हुए, 1822 में इनकी वफ़ात होती है। तो कम उम्र में इनकी भी जो है वफ़ात हो जाती है, ज़्यादा लंबी उम्र ये जी नहीं पाते हैं। ससेक्स में पैदा हुए, शहर का नाम है ससेक्स, इंग्लैंड में, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। 1811 में उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया। क्यों? चूँकि उन्होंने एक पम्फलेट शाया करके बंटवा दिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम था नेसेसिटी ऑफ एथीज़म, इल्हाद की ज़रूरत। पर्सी बिश शैली जो है वो पैदाइशी तौर पर तो वो क्रिश्चन थे, ईसाई थे, लेकिन क्या हुआ कि बाद में जाकर उन्होंने जो है वो ईसाइयत को तर्क कर दिया और अथीज़म को अपना लिया। अथीज़म किसे कहते हैं कि नो गॉड बिलीविंग, जो किसी खुदा पर ईमान ना रखे उसको हम अथीस्ट कहते हैं। तो उन्होंने ना सिर्फ अथीज़म को अपनाया बल्कि किताब भी लिखी, नेसेसिटी ऑफ अथीज़म, इल्हाद की ज़रूरत, और जो कि मना था इस तरह की चीज़ों की तरवीज करना, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको एक्सपेल कर दिया 1811 में। उसी साल 1811 में ही उन्होंने मैरिड की, उन्होंने शादी की, एक 16 साल की एक जो है वो लड़की से उन्होंने शादी की। 3 साल के बाद शैली ने उसको छोड़ दिया 2 बच्चों के साथ, 2 बच्चे उसी लड़की के साथ थे। 1815 में क्या हुआ कि उस लड़की ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, और अब शैली आज़ाद था कि वो शादी कर सके मैरी गॉडविन से, जिसके लिए उसने उस 16 साल की लड़की को छोड़ा था। तो ये जो पर्सी बिश शैली हैं वो मैरी गॉडविन से शादी करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने 3 साल बाद ही जो है अपनी पहली वाइफ को जो है वो छोड़ दिया, और उसकी जब उसने सुसाइड कमिट कर लिया तो उन्होंने मैरी गॉडविन से शादी कर ली। मैरी गॉडविन ख़ुद एक राइटर थी, वो ख़ुद एक लिखारी थी, और उन्होंने इंग्लिश की एक फेमस नावल लिखी जिसका नाम था फ्रैंकेनस्टीन। तो आपने देखा होगा ये एक हॉरर टाइप की स्टोरी होती है फ्रैंकेनस्टीन, जिसके कैरेक्टर जो है वो बहुत फेमस है, स्कूबी डू वगैरह में भी आया करता था। और उन्होंने यही पर्सी बिश शैली हैं, वो कीट्स के बहुत बड़े एडमायर थे। कीट्स की मौत पर, जब उनकी कम उम्र में मौत हुई जॉन कीट्स की, तो उन्होंने एक एलिजी, एक मरसिया लिखा जिसका नाम था एडोनेस। तो ये एडोनेस शैली की लिखी हुई एक नज़म थी जो उन्होंने कीट्स की मौत पर लिखी थी। तमाम इंग्लिश शायरों की तरह जो है वो शैली को भी समंदर से बड़ी मोहब्बत थी, और ये मोहब्बत उनकी जान ले गई आखिरकार, क्योंकि जब वो स्पेजिया की किसी एक साहिल पर जो है वो बोटिंग कर रहे थे छोटी सी कश्ती में, तो वहाँ पर वो कश्ती उनकी पलट गई और वो समंदर में डूब गए, और ड्रोनिंग की वजह से, डूबने की वजह से मौत हुई किनकी, पर्सी बिश शैली की, जिन्होंने आपकी ये नज़म लिखी है म्यूज़िक व्हेन शॉर्ट वॉइसेस डाई। ठीक है, आई होप सो कि ये शैली का जो है वो इसकी बायोग्राफी या इसकी बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट शायर पे जाते हैं। फर्स्ट ईयर के कुछ पोइट्स हैं, सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से वीडियो को रोक कर जा सकते हैं। अब फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं ना वो इसको आप देखें। तो एक शायर हमारे पास हैं फर्स्ट ईयर में, जेम्स हेनरी ली हंच। जेम्स हेनरी ली हंच, जिनको इन शॉर्ट हम जस्ट ली हंच कहते हैं, तो ये उन्होंने जो पोम लिखी है दैट इज़ अबू बिन अधम, इन्होंने लिखा है फर्स्ट ईयर की। 1774 में पैदा हुए हैं और 1859 में इनकी वफ़ात हुई। कहाँ पैदा हुए थे? लंदन में पैदा हुए थे। और एजुकेटेड कहाँ हुए, पढ़ाई कहाँ से की? क्राइस्ट हॉस्पिटल से की। याद रखें बच्चे, ये अस्पताल का नाम नहीं, क्राइस्ट हॉस्पिटल इज़ द नेम ऑफ अ स्कूल। वो स्कूल जिसने बहुत शानदार किस्म के लिखारी पैदा किए, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में लैम्ब है और कोलरिज है। अभी मैंने वर्ड्सवर्थ में आपको कोलरिज का नाम बताया ना, ही वॉज अ लेक पोएट, और कोलरिज ने ही विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया। 1808 में ली हंट ने ज्वाइन कर लिया अपने भाई को एक अखबार की एडिटिंग करने के लिए जिसका नाम था द एग्जामिनर। तो द एग्जामिनर नाम के अखबार में अब मैंने था अपने भाई के साथ अटैच हो गए। 1812 में क्या हुआ कि एग्जामिनर ने कमेंट किया प्रिंस रीजेंट के इमोरल कैरेक्टर पर, उसके गैर अखलाकी किरदार पर कुछ क्रिटिसाइज़ किया, कमेंट किया अपने अखबार में। और वही प्रिंस रीजेंट जिसको आगे जाकर किंग जॉर्ज द फोर्थ के नाम से तख्त संभालना था। तो ये सिंपल सी बात है कि जो ये नाम तो शहज़ादे का था प्रिंस रीजेंट, ही वॉज द प्रिंस ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, लेकिन जब ये बादशाह बन जाएगा ना तो बादशाह बनने के बाद नाम इसका चेंज हो जाना था, जैसे कि इंग्लैंड में होता है, नाम चेंज होकर इसका किंग जॉर्ज द फोर्थ हो जाना था। तो ये जो नाम होता है ना, किंग जॉर्ज, किंग विलियम, किंग जेम्स,
ये रियल नेम्स नहीं होते, रियल नेम कुछ और होते हैं। तो आखिरकार इस वजह से क्या किया गया कि जब उन्होंने कमेंट किया, क्रिटिसाइज़ किया बादशाह को या शहज़ादे को, तो दोनों भाइयों को जेल में भेज दिया गया 2 सालों के लिए। तो जेम्स एंड्री ली हंस जो थे वो जॉन कीट्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकरेज किया एज अ यंग पोइट। तो कहा जाता है जॉन कीट्स की कामयाबी, जो उसने शायरी लिखी, उसकी शायरी के पीछे जो कह लें कि जो इंकरेजमेंट थी, जो हौसला था, जो हाथ था, वो अबू बिन अदम वो जेम्स एंड्री ली हंट का ही था, ठीक है, इस शायर का था। 1816 में हंट ने पब्लिश किया द स्टोरी ऑफ रिमिनी। द स्टोरी ऑफ रिमिनी उन्होंने जो है वो 1816 में पब्लिश किया। एक इटालियन टेल थी, एक इटालियन कहानी थी, वर्स की सूरत में, शायरी की सूरत में उन्होंने इसमें बताया। किड्स ने इंस्पिरेशन ली बड़ी इस पोम से, द स्टोरी ऑफ रिमिनी से, और आगे जाकर उन्होंने एंडीमियन लिखा। तो जो लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन है ना सेकेंडरी में, तो ये जो पोम लिखी है जॉन किड्स ने, तो स्टोरी ऑफ रिमिनी के से ही इंस्पायर होकर उन्होंने ये लिखा है। अबू बिन अदम ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, और इस ऑटोबायोग्राफी को एक ब्रिटिश हिस्टोरियन, तारीखदान जिसका नाम था थॉमस कार्लाइल ने बहुत ज़्यादा इसको सराहा, इस ऑटोबायोग्राफी को जो अबू बिन अदम ने अपनी खुद नोश लिखी थी, अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखी थी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएट अबू बिन अदम, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फर्स्ट के एक और शायर की तरफ, कोवेंट्री पैटमोर, हु हैज़ रिटन द ट्वाइस विच वॉज इंक्लूडेड इन फर्स्ट ईयर इंग्लिश। 1823 में बर्थ हुई, 1896 में डेथ हुई। एसेक्स में पैदा हुए थे। एसेक्स इज़ अ सिटी ऑफ लंदन एंड ही गॉट होम एजुकेशन। घर पे तालीम हासिल की, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह उन्होंने कहीं पर जो है वो ज्वाइन नहीं किया। एंड ही इज़ नोन एज द पोएट ऑफ होम एंड फैमिली। वो घर और ख़ानदान के शायर कहलाते हैं। अपनी शायरी के अंदर घर के पब्लिक अफेयर्स वगैरह को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं ये। जैसे द ट्वाइस आपने इनकी पढ़ा होगा, तो वो अपने और अपने बच्चे के रिश्ते के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में उन्होंने जो है वो बात की है द ट्वाइस के अंदर। सो दीज आर द ओनली 3 पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट कमेंट्री पैटमोर। देन वी हैव सर हेनरी वॉटन, हु इज़ द पोएट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, फर्स्ट ईयर पोम। 1568 में पैदा हुए, 1639 में उनकी वफ़ात होती है। कैंट में पैदा हुए, कैंट इज़ अ सिटी ऑफ इंग्लैंड, और तालीम हासिल की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। वो शुरू में बनना चाहते थे एक डिप्लोमेट, एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहते थे, एक सियासतदान वो बनना चाहते थे, और इसी वजह से आगे जाकर वो एक कॉन्फिडेंशियल एजेंट बन गए, एक पुरस्कार किस्म के एजेंट बन गए अर्ल ऑफ ससेक्स के। अर्ल मतलब नवाब के लिए, एसेक्स के नवाब के क्या बन गए, वो एक बहुत ही ज़्यादा खुफिया एक एजेंट बन गए। और अर्ल ऑफ ससेक्स, एसेक्स कौन था? एक डोमिनेंट फिगर एट द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ। बल्कि एलिज़ाबेथ के दरबार में उस वक्त जो है तो ये अर्ल ऑफ एसेक्स जो था वो एक काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट फिगर था। इसलिए सर हेनरी वॉटन को हम कह सकते हैं कि ही बिलोंग टू एलिज़ाबेथन एरा। जो क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में की ही बात यहाँ पर की जा रही है कि वह अर्ल ऑफ एसेक्स का कॉन्फिडेंशियल एजेंट था। 1601 में क्या हुआ कि वो भाग गया, सर हेनरी वॉटन जो है वो भाग गए और इंग्लैंड से भागकर इटली चले गए ऑन द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ एसेक्स। चूँकि उन्होंने देख लिया कि जो अर्ल ऑफ एसेक्स था वो रिवॉल्ट करना चाहता था, बगावत करना चाहता था क्वीन एलिज़ाबेथ थे, और वो बगावत जो है वो कुचल दी गई। तो वो 1601 में जान बचाने के लिए सर हेनरी वॉटन भाग निकले। अगले साल 1602 में वो स्कॉटलैंड चले गए, जहाँ वो स्कॉटिश किंग जेम्स द सिक्स्थ जो है वो के पास एक रिपोर्ट लेकर आए थे इटली के शटस्कैनी से कि देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी टू असैसिनेट हिम, कि एक जाल रची जा रही है कि उनको असैसिनेट कर दिया जाएगा, मतलब उनको जान बहक कर दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। 1603 में, अगले साल 1603 में हेनरी वॉटन लंदन वापस आ गए। कब वापस आ गए? कि जब जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड सक्सेसर टू द इंग्लिश नोन एज जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, कि जब जेम्स सिक्स जो था स्कॉटलैंड का, जब वो बादशाह बना इंग्लैंड का, तो उसका नाम रखा गया जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड। मतलब स्कॉटलैंड में तो जेम्स नाम का छठा बादशाह था, लेकिन इंग्लैंड में जेम्स नाम का ही पहला बादशाह था, इसी को जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। किंग जेम्स ने बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड और तशक्कुर का इजहार किया, जो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने बताया था आपको कि 1602 में किस तरह से वो आए और उन्होंने बताया स्कॉटलैंड आकर कि एक जाल बिछाया जा रहा है आपको मारने के लिए। तो इसी पर किंग जेम्स ने ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए उनको फ़ौरन से उनको नाइटहुड दे दिया। नाइटहुड से मुराद उनको जो है वो सर का खिताब दे दिया। डेट्स पे आप देख सकते हैं कि हेनरी वॉटन के नाम से पहले आप बिल्कुल सब देख सकते हैं सर लगा हुआ है, चूँकि नाइटहुड उससे नवाजा गया किंग जेम्स ने उनको दिया था उनकी जान बचाने पर। अगले 20 साल तक वो किंग जेम्स को एक एम्बेसडर, एक सफ़ीर के तौर पे सर्व करते रहे इटली के शहर वेनिस के अंदर, वो सफ़ीर बने रहे।
और यही वॉटन थे जिन्होंने एक एम्बेसडर के वर्ड की डेफिनेशन की थी। और वो डेफिनेशन क्या थी? एम्बेसडर कौन होता है? एन ऑनेस्ट मैन सेंट टू लाई अबाउट फॉर गुड ऑफ हिस कंट्री। एक ईमानदार शख्स जिसको बाहर भेजा जाता है अपने मुल्क की अच्छाई के लिए, फ़ायदे के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एन एम्बेसडर। तो ये वॉटन की डेफिनेशन जो इस्तेमाल की जाती है एम्बेसडर्स के लिए या सफ़ीरों के लिए। तो दैट इज़ द पोइट सर हेनरी वॉटन। सो ही वॉज द लास्ट पोइट ऑफ आवर इंग्लिश बुक। तो रेड्यूस कोर्स के अकॉर्डिंग जितने भी पोइट्स हैं, तमाम पोइट्स का तस्करा मैंने जो है वो आपके सामने कर दिया है बच्चों। तो अगर फिर भी कोई इशू अगर आपको रहता है तो आप मुझसे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने कॉलेज और कोचिंग फ्रेंड्स के साथ मेरे लेक्चर्स को शेयर करें, ताकि आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आएँ और आपके दोस्तों के भी 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आएँ। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम बच्चों आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।